वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 28 जुलाई और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। निम्न में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो यह राज्य है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह घोषणा की कि जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उनके चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। अगर हम बात करें इनका आयोजन कब होना है, तो इनका जो आयोजन है वह जो समर ओलंपिक्स हैं जिनका आयोजन टोक्यो में होना है जुलाई महीने के बाद में, उनकी समाप्ति के बाद इनका आयोजन होगा। सामान्य तौर पर तो इनका आयोजन होता है जनवरी फरवरी में, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से। इसमें 17 साल से कम उम्र के सिलेक्टेड स्कूली बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, वह हुआ था न्यू दिल्ली में, और सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला राज्य था हरियाणा और सेकंड प्लेस पर था महाराष्ट्र। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में इसका नाम बदल के कर दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, और यह हुए थे महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुए थे, जिनमें जो सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला राज्य था वह था महाराष्ट्र, सेकंड प्लेस पर था हरियाणा। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था असम के गुवाहाटी में, और इसमें भी सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला राज्य महाराष्ट्र ही था और सेकंड प्लेस पर था हरियाणा। जो 2021 में इनका आयोजन होना है हरियाणा के पंचकुला में इनका आयोजन होना है। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ गेम की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सफलता के बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम 2020 में इनका आयोजन किया गया भुवनेश्वर में, और ये जो खेल हैं ये 18 से 25 साल के जो प्रतिभागी होते हैं वह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली यूनिवर्सिटी थी पंजाब यूनिवर्सिटी, और सेकंड प्लेस पर थी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल गेम्स की, तो उनका आयोजन होना है 2020 में नवंबर महीने में गोवा में नेशनल गेम्स का आयोजन होना है। अब अगर हम बात करें खेल से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने नाडा ऐप लॉन्च किया है, और हाल ही में खेल मंत्री ने खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है 8 राज्यों में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए हरियाणा के बारे में, तो जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं यह हरियाणा की स्थिति है इंडिया के मैप पर। हरियाणा की जो कैपिटल है वह है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और जो डेप्यूटी सीएम है वह है दुष्यंत चौटाला। बात की जाए गवर्नर की, तो वह है सत्यदेव नारायण आर्य। बात की जाए लोकसभा सीटों की, तो वह है 10, राज्यसभा सीटें हैं 5, विधानसभा सीटें हैं 90, और जो डैम है वह है कौशल्या डैम, और कौशल्या डैम है घग्गर नदी पर, और जो यहाँ पे नदियाँ हैं वह बहती हैं यमुना और घग्गर। अगर हम बात करें टेम्पल्स की, तो माता मनसा देवी का जो टेम्पल है पंचकुला में है। और बात की जाए ट्राइब्स की, तो ट्राइब्स हैं जोगी और भाट, तो इसको आप याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड कंटेनर टनल का निर्माण करेगा? तो यह जो राज्य है यह भी हरियाणा ही है। भारतीय रेलवे का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसी के अंतर्गत हरियाणा के सोहना के पास जो अरावली पहाड़ियां हैं वहां पर 1 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई गई है, और यह जो टनल है यह दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड टनल है, इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टॉक कंटेनर टनल है। और यह जो टनल है इसमें जो डबल स्टॉक कंटेनर गुड्स ट्रेन है वह 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की स्पीड में चल सकेंगी। और यह जो सुरंग है यह हरियाणा के मेवात व गुड़गांव को आपस में जोड़ेगी। अब अगर हम बात करें रेलवे के बारे में, तो जो 2030 तक रेलवे का लक्ष्य है जीरो कार्बन एमिशन का, और 2024 तक रेलवे का यह लक्ष्य है कि उसकी जितनी भी लाइनें हैं उसको वह पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर ले। मतलब कि जो डीजल से चलने वाले इंजन है या जो कोयले से चलने वाले इंजन है उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और हाल ही में रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग जो 2.8 किलोमीटर की थी वह चलाई। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है जिसका नाम है पीर पंजार सुरंग, या फिर इसको बनिहाल रेल सुरंग भी कहते हैं। इसकी लंबाई है 11.21 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है, तो वह भी जम्मू कश्मीर में ही है जिसका नाम है चेनानी नैसारी सुरंग, और यह लगभग 9.2 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, और इसका नाम बदलकर कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो जो महाराष्ट्र है
यहाँ पर काबोड सुरंग है और यह सुरंग भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है और यह है कोंकण रेलवे रूट का एक हिस्सा है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो रोहतांग सुरंग है, यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई रोड सुरंग इसको माना जाता है। सबसे ऊंचाई पर बनी हुई रोड सुरंगों में से यह एक है। इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन को किस संस्था के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इनको इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है और इन्होंने जगह ली है अनुराग कुमार जी की। अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 मई 1909 को जमशेदजी टाटा के द्वारा और यह है बेंगलुरु में। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो IIT मद्रास है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग जारी की थी, जिसमें जो IIT मद्रास है यह भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें IIT बॉम्बे के बारे में, तो जो क्वाक्योरेली साइमंड्स है, इसके द्वारा जो दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट जारी की गई थी। उन लिस्ट में से जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें से एक थी IIT बॉम्बे, जो उस लिस्ट में थी 167th प्लेस पर। अगर हम बात करें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, उन लिस्ट में जो सबसे पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही थी, तो उस लिस्ट में पहले स्थान पर रही थी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी और यह है अमेरिका में, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ इंडिया की पहली हनी टेस्टिंग लैब की स्थापना होगी? तो इसकी स्थापना होगी गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें आनंद डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर NDDB मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में इस लैब की स्थापना होगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो शहद है उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, यह इसका उद्देश्य है, और किसानों को शहद के अच्छे दाम मिले, यह इसका उद्देश्य रहेगा। अगर हम बात करें इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया गया वर्चुअली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा और इस लैब की स्थापना नेशनल बी बोर्ड के सपोर्ट से की गई है और यह लैब FSSAI के मानदंडों के हिसाब से जो शहद है उसकी शुद्धता, मिलावट, केमिकल सब्सटेंसेस, अपशेष, हैवी मेटल और शहद के एंटीबॉडीज का परीक्षण करेगी। अब अगर हम बात करें गुजरात के बारे में, तो यह गुजरात की स्थिति है इंडिया के मैप पर, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वह है गांधीनगर, CM है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, लोकसभा सीटों की संख्या है 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, विधानसभा सीटों की संख्या है 182 और जो लेक है वह है काकड़िया लेक और काकड़िया लेक से ही SBI बैंक का जो लोगो है वह इसी लेक से लिया गया। नेशनल बैंक की जो नेशनल पार्क हैं अगर उनकी बात करें तो वह है ब्लैक बक और गिर। जो गिर नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लायंस के लिए काफ़ी फेमस है। बात की जाए डैम की तो वह है सरदार सरोवर डैम और बात की जाए नदियों की, जो फेमस नदियां हैं उनमें है नर्मदा, तापी और साबरमती। बात की जाए टेम्पल की तो जो सोमनाथ का मंदिर है वह काफ़ी फेमस है गुजरात में। फोक डांस की बात की जाए तो वह है गरबा और फोक सॉन्ग है दोहा और सोराता। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है पोटैटो रिसर्च सेंटर और जो हिमाचल प्रदेश है यह हाल ही में 100% LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और पंचायत अवार्ड 2020 का जो अवार्ड था वह हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया। अगर हम बात करें जोरहाट असम के बारे में तो जो टी रिसर्च सेंटर है वह है जोरहाट में। अगर जोरहाट की बात हो ही रही है तो जोरहाट से सैलिंग के बीच में है NH6 जो न्यू नंबर्ड में नेशनल हाईवे है NH6, वह जोरहाट से सैलिंग के बीच में। इसके अलावा जो असम की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा सड़क पुल है जिसका नाम है भूपेंद्र हजारिका सेतु वह असम में ही है और वह है ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु की तो त्रिची, या इसको शॉर्ट में त्रिची भी बोलते हैं, यहाँ पर है सेंटर, यहाँ पर बनाना रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह कहाँ पर है, तो वह है इंदौर में, इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2018 एशियन गेम्स जो इनका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता में, यहाँ पर भारत के 4x400 मिक्स रिले टीम के सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल में अपग्रेड कर दिया गया है। तो इसमें विजेता कौन थे? इसमें जो विजेता थे उनके नाम है मोहम्मद अनस, MR पोवम्मा, हिमा दास और RK राजीव। तो इनके जो मेडल को अपग्रेड किया गया है
तो जो गोल्ड, इनके पहले जो गोल्ड मेडल विनर टीम थी उसका नाम क्या था, तो वह बहरीन की टीम थी और उसके जो खिलाड़ी थे केमी एडकोयो। इनको एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने जो डोप टेस्ट हुआ था उसमें इनको विफल पाया, जिसके चलते इनकी टीम को गोल्ड मेडल, इनकी टीम से जो गोल्ड मेडल इनको दिया गया था वह इनको ले लिया गया और इन पे 4 साल का बैन भी लगा दिया गया। उसके बाद जो हमारी सिल्वर मेडल विनर टीम थी, जो हमारी इंडिया की टीम थी, उसको गोल्ड मेडल उसको अपग्रेड कर दिया गया है। अगर हम बात करें जो 2018 के एशियन गेम्स थी, तो इनका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसमें भारत ने कुल 70 मेडल जीते थे, जिनमें से 16 गोल्ड थे, 23 सिल्वर थे व 31 ब्रॉन्ज थे। अगर हम बात करें जो ओपनिंग सेरेमनी थी एशियन गेम्स की, उनमें जो फ्लैग बियरर थे तो वह कौन थे, वह थे नीरज चोपड़ा। और जो नीरज चोपड़ा हैं वह भाला फेंकते हैं, ठीक है। और हम बात करें जो क्लोज सेरेमनी थी, तो क्लोज सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थी, वह थी रानी रामपाल, जो हमारी वुमेन्स हॉकी टीम की कप्तान है। और इस जो एशियन गेम्स हुए थे, इनमें जो सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश था वह कौन सा था, तो वह था चाइना। अगर बात हो रही है हिमा दास की, तो जो हिमा दास है यह असम की स्प्रिंटर है और तेज धावक हैं और इनका जो निकनेम है वह है ढींग एक्सप्रेस, उसको आप याद रखिएगा। और ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 का जो खिताब है वह जीत लिया है। इसको जीता है जॉर्डन हेंडरसन ने। जॉर्डन हेंडरसन है लिवरपूल फुटबॉल क्लब के कप्तान और यह अवार्ड दिया जाता है फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन FWA के द्वारा। और हेंडरसन ने इस लीग में कुल 30 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 4 गोल किए। और यह जो अवार्ड है ये फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा 1947 से हर साल ये अवार्ड दिया जा रहा है। इंग्लिश फुटबॉल सीजन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को यह अवार्ड दिया जाता है। अब अगर फुटबॉल की बात हो रही है, तो हाल ही में ला लीगा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिनमें जो बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है, जिसको हम बोलते हैं पिचिची अवार्ड, जो दिया गया लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी ने इस अवार्ड को 7वीं बार वह इस अवार्ड को जीत चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें लियोनेल मेसी ने और भी कई अवार्ड जीते हैं। बैलन d'Or जो अवार्ड है इसके करंट होल्डर भी लियोनेल मेसी हैं। यह अवार्ड भी इन्होंने 6 बार इस अवार्ड को यह जीत चुके हैं। अब अगर हम बात करें जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, यह पुर्तगाल के भी काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं। इन्होंने भी कई अवार्ड्स जीते हैं। बात की जाए सुनील छेत्री की, तो सुनील छेत्री जो है ये वर्तमान में हमारी फुटबॉल जो टीम है, मेंस की जो फुटबॉल टीम है उसके कप्तान हैं। और इनको हाल ही में सौरभ गांगुली के साथ मिलकर JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर बात की जा रही फुटबॉल की, तो फीफा रैंकिंग जो है वह भारत की वह 108 है। और जो 2023 का वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप है उसका आयोजन होना है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में, तो उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी 27 जुलाई को 82वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो 82वीं वर्षगांठ मनाई गई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की या CRPF की। CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इस समय इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, लेकिन बाद में 28 दिसंबर 1949 को CRPF एक्ट लागू हुआ, जिसके अंतर्गत इसका जो नाम है वह इसका नाम बदल के कर दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या CRPF। CRPF का मुख्य कार्य हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की रखवाली करना। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो वह है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं वह है AP माहेश्वरी। अगर हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या BSF के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगर हम बात करें जो BSF है, इसको भारत की फ्रंट लाइन फोर्स कहा जाता है और यह पाकिस्तान व बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है। वर्तमान में इसके जो DG हैं वह है SS देसवाल। बात की जाए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की CISF की, तो जो CISF की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका जो मोटो है वह है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और जो CISF है ये न्यूक्लियर प्लांट्स, स्पेस स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और इंडस्ट्रीज पर सिक्योरिटी प्रदान करने का कार्य करती है। वर्तमान में इसके जो DG हैं वह है राजेश रंजन। अगर हम बात करें इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की ITBP के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह भी न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1962 को। बात करें इसके मोटो की, तो वह है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठता। TIBP जो है वह तिब्बत बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है। और जो वर्तमान में इसके जो DG हैं वह हैं विक्रम श्रीवास्तव। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय एयरटेल लिमिटेड का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है गणेश लक्ष्मी नारायण। अगर हम बात करें यह जगह किसकी लेंगे, तो यह जगह लेंगे आशीष अरोरा की। और भारतीय एयरटेल
कनेक्टिव स्टेट की एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1995 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो रीवा गांगुली दास हैं इन्हें हाल ही में विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोमा जो है यह हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हाल ही में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जी आकाश की तो जो जी आकाश हैं यह भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया कमेटी की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय ने स्टूडेंट्स को भारत में अध्ययन करने के लिए दिशा निर्देश बनाने और उपाय सुझाने के लिए स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया कमेटी का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता करेंगे यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष डीपी सिंह और यह जो समिति है यह कोरोना के कारण स्वदेश लौट रहे विदेश में अध्ययन की चाह रखने वाले विद्यार्थियों को प्रमुख भारतीय संस्थानों में शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करेगी। अगर हम बात करें हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है उसने हाल ही में एक युक्ति 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है और वर्ल्ड बुक डे के मौके पर एचआरडी मिनिस्टर ने माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन की शुरुआत की है। अगर हम बात करें यूजीसी के बारे में तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका जो मोटो है वह है ज्ञान विज्ञान विमुक्त। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं तो इसके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने हुनर हाट जो है उसकी शुरुआत की है और जो मिनिस्टर हैं इसके वह हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अब हम बात करें मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म की तो इन्होंने हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार सीरीज लॉन्च की है और जो वर्तमान में हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है वह हैं प्रहलाद पटेल। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने जॉब सीकर्स और रिक्रूटर्स के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है रोजगार बाजार पोर्टल। यह जो पोर्टल है यह नौकरी चाहने वालों व नौकरी देने वालों के लिए एक मार्केट प्लेस होगा और इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली सरकार उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको वापस पटरी पर लाना चाहती है। अब अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में तो यह दिल्ली की स्थिति है इंडिया के मैप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिल्ली में देश का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा खोला गया। इसके अलावा जो आईआईटी दिल्ली है उसने दुनिया का सबसे सस्ता कोरोना डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर बनाई है और दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी खोला गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने शुरू की है पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान और दिल्ली सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ऑपरेशन शील्ड चलाया है। जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के वह हैं अनिल बैजल, ठीक है। अगर हम बात करें जो दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें तो जिसके जो सीएम है वह तो अरविंद केजरीवाल हैं ही, जो डेप्यूटी सीएम है वह है मनीष सिसोदिया और जो उपराज्यपाल हैं वह है अनिल बैजल। लोकसभा सीटें जो हैं वह हैं 7, राज्यसभा सीटें हैं 3, विधानसभा सीटें हैं 70 और जो नदी प्रवाहित होती है वह है यमुना। और जो बात की जाए मंदिर की तो जो अक्षरधाम मंदिर है यह भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो विष्णु जी को समर्पित है और यह है दिल्ली में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में कौन सा देश 3rd पोजीशन पर रहा? तो इसमें 3rd पोजीशन पर रहा इंडिया। अगर हम बात करें ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट असेसमेंट की तो ये 2020 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो फॉरेस्ट गेन है उस मामले में जो भारत है वह 3रे प्लेस पर रहा, चाइना रहा पहले प्लेस पर, ऑस्ट्रेलिया रहा 2रे प्लेस पर। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो यह हर 5 साल में जारी की जाती है। सर्वप्रथम यह जारी की गई थी 1990 में और इस रिपोर्ट के लिए इस बार जो डाटा लिया गया है वह 2010 से 2020 तक का डाटा लिया गया। अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स के बारे में तो भारत में दुनिया के जो जंगल हैं दुनिया के सभी जंगलों का 2% जंगल भारत में है और दुनिया में टोटल 54% जो जंगल हैं वह सिर्फ 5 देशों में ही है। अगर उनकी हम बात की जाए तो वह रसिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और चाइना, इन 5 देशों में पूरी दुनिया के 54% जंगल स्थित है। और जो दुनिया में अगर हम बात करें कि किस टाइप की फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 45% सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। अगर हम बात करें दुनिया का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वह कितना है तो वह है 4.06 बिलियन हेक्टेयर। इसके अलावा यह जो रिपोर्ट थी इसमें जो टॉप 10 कंट्रीज थी उनमें जो 10th प्लेस पर थी उस कंट्री का नाम है रोमानिया और हाल ही में भारत के राजदूत रोमानिया में नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव, तो इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन,
हाल ही में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो यह थे बेंजामिन उमकापा। जो बेंजामिन उमकापा थे, यह तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति होने के साथ साथ यह तंजानिया के विदेश मंत्री व सूचना मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। इसके अलावा यह अमेरिका में तंजानिया के राजदूत के रूप में भी नियुक्त रह चुके थे। अब अगर हम बात करें तंजानिया की, तो यह इसकी स्थिति है, यह एक अफ्रीकन कंट्री है। तंजानिया की जो कैपिटल है वह है डोडोमा, जो करेंसी है वह है तंजानियन सीलिंग। अगर हम बात करें, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो है वह तंजानिया में ही स्थित है। और जो माउंट किलिमंजारो है, यह एक ज्वालामुखी है। जो तंगानिका लेक है, तंगानिका लेक विश्व की सबसे लंबी लेक है और वह भी कहाँ पर स्थित है? वह तंजानिया में स्थित है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो फेमस गणितज्ञ हैं CS शेषाद्री, इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। लालजी टंडन, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उनके स्थान पर मध्य प्रदेश के स्थायी राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है आनंदीबेन पटेल को। अगर हम बात करें जुआन मार्से की, तो जुआन मार्से स्पेन के फेमस उपन्यासकार थे। इसी के साथ बात की जाए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, तो हाल ही में कौन राष्ट्रपति के निजी सचिव नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर है वह आप कमेंट में लिखकर बताइए। और कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका जो राइट आंसर है वह है छत्तीसगढ़। जिन जिन का जो आंसर सही आया है उनके लिए गुड है, और वह हमारी वीडियो को जिस तरह से देख रहे हैं डेली, तो वह डेली देखें, उनको काफ़ी फायदा होगा। चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।